नमस्कार दोस्तों। ये शीघ्र लिपक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा का पेपर है 2018 वाली भर्ती का। एग्ज़ाम डेट लगी थी इसकी 21/3/2021। 21/3/2021। अब इसमें अपन क्या है कि 75 क्वेश्चन राजस्थान जीके के देख चुके हैं। अब 75 क्वेश्चन साइंस के हैं ना, वो देखने हैं। ठीक, ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे 75, इनको अपन देख चुके हैं। इनको देख चुके हैं। अब साइंस पढ़नी है अपन को। ये रही दैनिक विज्ञान। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। जब हाइड्रोजन, नहीं नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा तो, लेकिन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कर देखते हैं क्या है इसमें ना। 76 76 76 में भी है भाई, हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है हाइड्रोजन। फिर तत्व के गुण जिसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। परमाणु क्रमांक या भार, 77 में ए है परमाणु क्रमांक। तत्व के गुण जिसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तत्व के गुण जिसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं 77 में परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। तत्व के गुण जिसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्रमांक परमाणु क्रमांक। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है। ये याद हो गया ना, ये कोई दिक्कत है इसमें। तत्व के गुण जिसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं परमाणु क्रमांक। फिर वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है, ये तो अभी गया था ना, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व एक तो ये नाइट्रोजन 78 में, और ये क्या है भाई, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। इसका क्या मतलब है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है हाइड्रोजन। 76 76 76 में हाइड्रोजन। 76 में हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हाइड्रोजन। और तत्व के गुण जिसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये तो सही है परमाणु क्रमांक। और वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है नाइट्रोजन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक प्रकार के परमाणुओं या तत्वों से बना होता है। मिश्रण, तत्व, यौगिक, ये सभी। 79 ये सभी नहीं यार, यौगिक है। निम्न में से कौन सा एक शुद्ध की बात कर रहा है, शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक प्रकार के परमाणुओं या तत्वों से बना होता है। यौगिक। बताइए यौगिक किसे कहते हैं, जो दो या अधिक प्रकार के परमाणु या तत्वों से बना होता है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ है, इनमें से कौन सा एक प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ है। यौगिक। 80 देख तो, नहीं 80 में तत्व है। सुन क्वेश्चन देख का ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक प्रकार के परमाणुओं या तत्वों से बना होता है। यौगिक। 79। और 80 में कहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ है। तत्व है। इनमें से कौन सा एक प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ है। तत्व।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ है? तत्व। अच्छा, एक प्रकार के परमाणुओं से, एक प्रकार के परमाणुओं से, एक प्रकार के परमाणुओं से, दो या अधिक प्रकार के परमाणु या तत्वों से बना होता है यौगिक। निम्न में से कौन सा एक प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ है? तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसे गुण यौगिक के समान होते हैं? 81 में ये है अणु। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं? तत्व है, परमाणु है, मिश्रण है। सबसे छोटा भाग अणु है। 82। H2O और APS किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? H2O और APS किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? पता नहीं है, देख साइंस में अपन को ज़्यादा देख वो नहीं है, अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे, नहीं पढ़ रहे हैं बस और याद कर रहे हैं। 82 में ये है। H2O और APS किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? यौगिक का। निम्न में कौन सा एक मिश्रण है? समुद्र का ऑक्सीजन, आयरन सल्फाइड, पानी, पानी, तरराशि, समुद्र का पानी। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? समुद्र का पानी। तो इसका मतलब क्या है? निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? समुद्र का पानी। जबकि आयरन सल्फाइड मिश्रण नहीं है, ऑक्सीजन मिश्रण नहीं है, पानी मिश्रण नहीं है। ठीक, आयरन सल्फाइड मिश्रण नहीं है ना, आयरन सल्फाइड, ऑक्सीजन और पानी मिश्रण नहीं है, मिश्रण है समुद्र का पानी। 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? अणु के रूप में भी और एक यौगिक के रूप में भी। 84 पानी है, पानी है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? पानी। 84 में बी। फिर 85। निम्न में से कौन सा तत्व धातु है? जब निम्न में से कौन सा तत्व धातु है? लोहा में धातु है, सोना में तो है ही है ना। अब जिंक कर दें क्या इसमें? जिंक, यहाँ पर कार्बन। 85 कार्बन है भाई। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? अधातु है, ये है कार्बन, कार्बन है। 85 में डी। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है, यानी कि धातु नहीं है इसमें कार्बन में। जबकि लोहा सोना इनमें तो है, इनमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब जिंक में भी धातु है। जिंक, जिंक में भी धातु है, अधातु है कार्बन। फिर 86। कक्ष तापमान पर दूध के इकट्ठा होने में शामिल है। कक्ष तापमान पर दूध के इकट्ठा होने में शामिल है। इकट्ठा होने में शामिल है, इकट्ठा होने में शामिल है रासायनिक परिवर्तन। 86 रासायनिक परिवर्तन सही है। कक्ष तापमान पर दूध के इकट्ठा होने में शामिल है रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? नया पदार्थ जैसे मोमबत्ती जली, मोमबत्ती जली तो वो क्या पकड़ा? मोम। तो वो तो अगर पदार्थ है और वही पदार्थ बन रहा है ना, तो वो तो आएगा भौतिक, और अलग पदार्थ की बात कर रहा है तो रासायनिक आएगा। करते हैं इसको दिखाना ना रासायनिक परिवर्तन में। 87 हाँ सही है रासायनिक परिवर्तन। 87 के बाद में 88।
कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? गैल्वनीकरण। 88। गैल्वनीकरण कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? गैल्वनीकरण है भाई। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? गैल्वनीकरण। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? जब देखे भोजन पकाना, फलों का पकना, लकड़ी जलाना, लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी, फलों को पकना, फलों का पकना, भोजन पकाना। जब सुन मेरी बात, भौतिक परिवर्तन की पूछ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन सही दिया है इसने। लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, भौतिक परिवर्तन। लकड़ी जलाना, ये करते हैं। 89 89 89 89 89 में ए है यार। 89 में ए है भाई। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना। 89 89 में सही है। ठीक। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़े में काटना। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जब देख रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सुन जा मेरी बात, ये तो गलत हो गया अपना ना। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है जब अपने बताया था लकड़ी जलना बताया था, जबकि इसमें आंसर है लकड़ी के लट्टों को छोटे टुकड़ों में काटना। 89 में ये। निम्न में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जब रासायनिक परिवर्तन की बात है ना, जब देख लोहे में जंग लगना है, मोमबत्ती का, ये भौतिक आएगा ना, ये भौतिक आएगा। मोमबत्ती का जलना, मोम का पकड़ना, ये दोनों भौतिक है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जब भैया एक ही बताना है इसमें तो हाँ, जब ये एक बताना है ना, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोम का पिघलना, मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना। मैग्नीशियम रिबन का दहन। क्वेश्चन बढ़िया है। देखें लोहे में जंग लगना, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब मोमबत्ती अगर जल रही है तो वो क्या आएगा? रासायनिक में। मोमबत्ती जल रही है, चलो ना रासायनिक में। और मोम का पिघलना, ये तो भौतिक में आएगा, मोम का पिघलना। और मैग्नीशियम रिबन का दहन, चल अपन इसमें डी करते हैं, अगर ये मान लेता है तो। डिब्बे में डी सही है भाई, डी सही है। ठीक, डी सही है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोम का पिघलना नहीं है और सब है। जब लोहे में जंग लगना है, मैग्नीशियम रिबन का दहन है, मैग्नीशियम रिबन का दहन है, मोमबत्ती का जलना है। फिर एकारण में भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह सब चल सभी कर देते हैं, ठीक लग रहा है। एकारण में मैं ये है। ओहो, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। सही है भाई, ये मान ले तेरी बात।
और अपनी सतह पर संरक्षित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है? दोबारा ले ले, है ना। अपनी सतह पर संरक्षित परत के निर्माण के कारण, इंग्लिश क्या है इसमें, विच एलिमेंट बिकॉम less reactive due to formation of a protective layer on its surface। अपनी सतह पर संरक्षित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है? पता नहीं है भाई, बाण में सी है, एल्यूमिनियम। क्या कह रहा है? अपनी सतह पर संरक्षित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है? विच एलिमेंट बिकम less reactive to the formative of protective layer on its surface। दोबारा देख, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। ठीक है, यह सही है। अपनी सतह पर संरक्षित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम क्रियाशील हो जाता है? बाण में सी है, एल्यूमिनियम। अपनी सतह पर संरक्षित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अक्रियाशील हो जाता है? एल्यूमिनियम। कॉपर, हीलियम, ऑर्गन, है ना, एल्यूमिनियम। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। तराण में भी है, मैग्नीशियम। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि ये जो मैग्नीशियम है ना, ये ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। जबकि पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम है, सोडियम है, सीजियम है, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विच कोल्ड वाटर? मैग्नीशियम। जबकि पोटेशियम है, सोडियम है, सीजियम है, मैग्नीशियम नहीं है भाई, ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती मैग्नीशियम। जो पोटेशियम है, सोडियम है, सीजियम है। 93 में भी, 94 में। निम्न में कौन सी धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? ए, एम जी। फिर निम्न में किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में होता है? लेड। यहाँ पर एल्युमिनियम, लेड। 95 में लेड सही है। निम्न में किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में होता है? लेड। आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? ब्रोमीन या क्लोरीन? 96 में क्लोरीन है। आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन। जब एक बात बता, ये क्वेश्चन भी आता है कि बताइए निम्न में से कौन सी अधातु है या नहीं है। जब अधातु क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, आयोडीन है, ये अधातु है, यानी कि इनमें धातु की मात्रा या अंश नहीं पाया जाता। तो अधातु कौन कौन सी है? क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन। ठीक, कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन, नाम से पता चल रहा है। वैसे फ्लिंट ग्लास का उपयोग बनाने में किया जाता है? 97 में डी है, प्रिज्म। फ्लिंट ग्लास का उपयोग प्रिज्म बनाने में किया जाता है। ठीक, फ्लिंट ग्लास का उपयोग प्रिज्म बनाने में किया जाता है। फ्लिंट ग्लास का उपयोग, फ्लिंट
अच्छा, ये कौन सा ग्लास है भाई? फ्लैट ग्लास का उपयोग फ्रिज में बनाने में किया जाता है, ध्यान रखना ना। फ्लिंट ग्लास का उपयोग फ्रिज बनाने में किया जाता है। फिर 98 में अधातु में होती है, 98 में डी है, अधातु में होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युती, अधातु में होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है वही, जैसे कि लकड़ी है। अब ये लकड़ी है क्या है? लकड़ी धातु तो है। अब इसमें इलेक्ट्रिक यानी लाइट जाएगी? नहीं जाएगी। लाइट उसमें जाएगी जो धातु होगी इसमें कुछ, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रो पोजिशन धन विद्युत, इलेक्ट्रोबॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी, ये नहीं है। पिनोल पैथेलिन क्षारीय माध्यम में घोल को रंग में बदल देता है, 99 में ए गुलाबी, है ना। पिनोल पैथेलिन क्षारीय माध्यम में घोल को रंग में बदल देता है, गुलाबी। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्य कौन सी गैस मुक्त होती है? H2। बेकिंग सोडा को इससे भी जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या इसमें कोई सा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखते हैं 101 में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा को इससे भी जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को इससे भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा इज ए आल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 101 में ए। फिर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र है CaSO4, 102, नहीं डी है, CaSO4 1/2 H2O, CaSO4 फिर 1/2 H2O, ठीक है ना, रह जाएगा याद। CaSO4 1/2 H2O किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो हाथ पैर टूट जाते हैं ना जब वो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, वो है CaSO4 1/2 H2O। निम्न में से कौन सा एक प्रबल एसिड है? निम्न में से कौन सा एक प्रबल एसिड है? तीन में बी है, HBr। निम्न में से कौन सा एक प्रबल एसिड है? HBr। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता, 4 में सी। खाद्य चीज़ों में परीक्षक के रूप में, ये नहीं होता। कागज उद्योग में पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरोफॉर्म बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है, खाद्य चीज़ों में परीक्षक के रूप में। एज ए प्रिजेंटिव इन फूड आइटम, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता, ये नहीं होता 104 में सी। जबकि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता खाद्य चीज़ों में परीक्षक के रूप में, जबकि कागज उद्योग में पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, क्लोरोफ्लोरो, इसकी बात है ब्लीचिंग पाउडर की। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं? अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं? रिडक्शन। सही है कि रिडक्शन? रिडक्शन देख 105, 105 उदासीनीकरण है भाई, नेट्रुलेशन है ना, उदासीनीकरण 105 में, 105 में भी सही है। सही तो क्या देखा है आंसर, है ना। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण, अम्ल 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 क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं? उदासीनीकरण।
अम्ल क्षार के साथ। फिर 6, अपमार्जक किससे बने होते हैं? 6 में बी, सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण अपमार्जक किसके बने होते हैं? ये जो साबुन होता है ना, उसमें अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है साबुन में। जब ये अपमार्जक की वजह से ही अपने जो क्या है कपड़े साफ होते हैं, साबुनों में अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 6 में भी है, किससे बने होते हैं? अल्फोसेनिक एसिड के सोडियम लवण, अल्फोसेनिक एसिड के सोडियम लवण। फिर पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को घोलने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? 7 में बी, एथेनॉल। पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब है जिसे आर पार देख सके, है ना, वो है। जैसे कि पारदर्शी पेन का मतलब जैसे कि पेन के अपन आर पार देख सके। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को घोलने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल। 7 में भी। निम्न में से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा? लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देगा। लाल लिटमस को नीला, सिरिका क्या है इसमें? 108 में बेकिंग सोडा घोल है। निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस को, जैसे ये लाल मिट्टी लिटमस है, लाल लिटमस को, जैसे ये लाल लिटमस है, लाल लिटमस को नीला, नीला कर देगा? कौन कर देगा? बेकिंग सोडा घोल, बेकिंग सोडा घोल 108 में बेकिंग सोडा घोल। फिर 9, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ये है वो टार्टरिक एसिड 109, नहीं ऑक्सेलिक एसिड है भाई, 109 में डी, ऑक्सेलिक एसिड। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्सेलिक एसिड। साइट्रिक अम्ल मिलता है खट्टी चीज़ों से, ये ध्यान रखना इनका। एसिटिक अम्ल किससे मिलता है? साइट्रिक एसिड किससे मिलता है? टार्टिक एसिड किससे मिलता है? एसिटिक, साइट्रिक, एसिटिक, साइट्रिक और टाइटेनिक। जब 9 में डी है ऑक्सेलिक एसिड। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्सेलिक एसिड। लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। अब ये धीर की बात कर रहा है तो ये धीर की यानी कि दूर की नज़र तो सही है, नज़दीक की नज़र में मिस्टेक है, यानी निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है, यानी नज़र नज़दीक की नज़र खराब है। और नज़दीक की नज़र के लिए अपन करेंगे किसका? उत्तल का। 10 बी सही है, उत्तल का। अब इसका उल्टा कर ले। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म में भी पारित होता है तो वह 7 रंगों में विभाजित होता है। 7 या 7, 111 सही है 7। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? 12, 12 में है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? आपतन कोण। 112, 112 प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? 112 में ए है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है ना? आपतन कोण क्या होता है भाई? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। फिर 13, पानी में हवा का एक बुलबुला, पानी में हवा का एक बुलबुला 113 में अवतल लेंस के रूप में कार्य करेगा। पानी में हवा का एक बुलबुला अवतल लेंस के रूप में कार्य करेगा। ठीक है भाई, पानी में हवा का एक बुलबुला अवतल लेंस के रूप में कार्य करेगा। 13 में डी, सरल सूक्ष्म दर्शक यंत्र में उपयोग किए जाने वाला लेंस है। 114 में
उत्तल सरल सूक्ष्म दर्शक यंत्र में उपयोग किए जाने वाला लेंस है। माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है ना। सूक्ष्म दर्शक का मतलब यही है माइक्रोस्कोप। लेंस यूज इज ए सिंपल माइक्रोस्कोप है, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लेंस है। यानी माइक्रोस्कोप यानी कोई छोटी चीज़ है उसको अच्छी तरीके से देखने के लिए, बहुत बारीक चीज़ है उसको अच्छी तरह से देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? 14 में भी उत्तल का। ठीक, उत्तल का। दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल का। ये ऐसे है जैसे कि अगर कोई बोल रहा है दूर दृष्टि दोष है, तो दूर का मतलब है जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो ये दूर दृष्टि दोष है ना। जब दूर दृष्टि दोष, जब दूर की नज़र तो सही है इसकी, ठीक, नाम के विपरीत काम है। तो नज़ीक की नज़र में मिस्टेक है। अब नज़ीक की नज़र की मिस्टेक है तो ये उत्तल है। ये ऐसे याद कर रखा है। उत्तल में 3 अक्षर है तो ये नज़ीक में आएगा। अवतल में ज़्यादा अक्षर है तो ये दूर के लिए आएगा। 14 में भी उत्तल। फिर 15, मानव आँख वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं क्योंकि उसकी संरचना लेंस है या दर्पण है या प्रिज्म है। 15 में लेंस, क्योंकि उसकी संरचना लेंस है, प्रकाश का उपयोग करते हैं क्योंकि इसकी संरचना लेंस है। फिर 16, आँख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? आइरिस, पुतली के आकार को देखते हैं। 16 में ना आइरिस है। आँख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? आइरिस। 16 के बाद में 17, मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है आभासी और उल्टा। देखते हैं इसमें क्या है। 17 में वास्तविक और उल्टा। 117 में वास्तविक और उल्टा है। मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। जब सफ़ेद प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है वह है बैंगनी। 18 नहीं, लाल है। ये क्या कह रहा है? जब सफ़ेद प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है, जब सफ़ेद प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है वह है लाल। 118 में लाल। एक सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी है, कम से कम है 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25 सेंटीमीटर। 119 में। फिर 20, लेंस के पावर की इकाई है डायोप्टर। 120 डायोप्टर सही है। लेंस के पावर की इकाई है डायोप्टर। विद्युत मीटर के तारों को भू संपर्कित किया जाता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत प्रवाह पृथ्वी में चला जाए। सही है। 121 में ए। 121 में ए है ना। फिर एक फ्यूज तार की विशेषता है, इसकी विशेषता है उच्च प्रतिरोध, कम प्रतिरोध, कम गलनांक। उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। देखते हैं इसमें ना, उच्च प्रतिरोध कम गलनांक। नहीं, उच्च गलनांक आएगा। ये तो कम तो आएगा ही नहीं है ना, उच्च गलनांक आएगा। उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक। 112 में 122 में
122 में सी है, 122 में सी। उच्च प्रतिरोध एक फ्यूज तार की विशेषता है। 122 है ना, 122 में सी। जब इसका मतलब है उच्च तो प्रतिरोध होना चाहिए, जो फ्यूज बांधते हैं ना अपन, जिसकी बात कर रहा है ये। उच्च तो प्रतिरोध होना चाहिए और कम गलनांक, ये नहीं कि वो बार बार गल जाए। उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक एक फ्यूज तार की विशेषता है। उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक कौन सा है 122 में? उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक। फिर 23 है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में विद्युत धारा का प्रवाह शामिल होता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स में विद्युत धारा का प्रवाह शामिल होता है। चुंबकीय 23 सही है, चुंबकीय। इलेक्ट्रिक मोटर में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव शामिल होता है, सही है। इनमें से विद्युत धारा की एसआई इकाई कौन सी है? एम्पियर है 24 में, एम्पियर। एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? पच्चीस में सी है, वोल्ट। एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? वोल्ट। एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? वोल्ट, वोल्ट। और इनमें से विद्युत धारा की ऐसी इकाई कौन सी है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक मोटर्स में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव शामिल होता है। और कौन है नीचे? एक सेल में विभवांतर इस किस इकाई में मापा जाता है? 125 में, वोल्ट। एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? वोल्ट। 26। विद्युत विभव है अदिश राशि। विद्युत विभव है अदिश राशि, सदिश राशि। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज है ना, जब विद्युत विभव है अदिश राशि, अदिश राशि। विद्युत विभव है अदिश राशि। 27। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को निम्न रूप में जाना जाता है। विद्युत धारा, हाँ यही करते हैं, करंट। 27 में सही है, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट, सही है, इलेक्ट्रिक करंट। फिर सी है ना, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। विद्युत धारा को, अब इसमें वोल्ट मीटर करें या एमीटर करें? विद्युत धारा को कि कितने वोल्ट आ रहे हैं ना, कितने वोल्ट आ रहे हैं, या तो ए है या सी करते हैं इसमें। 28 में ए है भाई। विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है एमीटर है, एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है एमीटर। इलेक्ट्रिसिटी करंट एमीटर है भाई 128 में। फिर 129। विभवांतर का दूसरा नाम क्या है? विभवांतर का दूसरा नाम है वोल्टेज या फिर एम्पियर था। 129 में वोल्टेज है। विभवांतर का दूसरा नाम है वोल्टेज, ठीक।
विभवांतर का दूसरा नाम है वोल्टेज। विभवांतर का दूसरा नाम है वोल्टेज। विभवांतर का दूसरा नाम है वोल्टेज। ये हो गया है ना। विभवांतर का दूसरा नाम है वोल्टेज। और देखें, विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है वोल्ट मीटर। एमीटर है। विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है मीटर, से याद रख लेना, मीटर फिर ए। और विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को निम्न रूप में जाना जाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट। विद्युत विभव है अदिश राशि। और इलेक्ट्रिक मोटर्स में विद्युत धारा का प्रवाह शामिल होता है। ये उत्क्रमणीय 123 में नहीं, ये चुंबकीय, हाँ ये चुंबकीय है। और एसआई का मात्रक है एम्पियर का। विद्युत धारा की एसआई इकाई कौन सी है? एम्पियर। एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? एक सेल में जब वोल्ट में, सेल में ना 25 में, वोल्ट में। आगे चलते हैं। विभवांतर का दूसरा नाम है 29 में वोल्टेज। विभवांतर का दूसरा नाम वोल्टेज। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क 130 में। ये बार बार करता है इसको गलत तो ना। ये आएगा प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, 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 प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है प्रमस्तिष्क 131। सही है, प्रमस्तिष्क 131 भी। फिर 32। स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन कौन है? जब ये वो है कौन सा? प्रोजेस्टो या फिर प्रोजेस्टो या आइस्ट्रोजन करते हैं। चल डी करते हैं इसमें। 32 में भी है प्रोलेक्टिन। अगर दूध की बात आ रहा है तो अगर ध्यान से देता नहीं, ये लेक्टिन आ रहा है इसमें, लेक्टिन है ना, लेक्टिन आ रहा है इसमें। स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीपित करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? लेक्टिन, प्रोलेक्टिन। फिर 32 में भी। फिर 33 में, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है? इंसुलिन। 33 में डी। सही है, इंसुलिन। फिर 34, निम्न में कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? कुकर खांसी है, और कुकर खांसी है, और डेंगू संक्रामक बीमारी नहीं है। टाइफाइड है, स्कर्वी है, डेंगू 134 में। इनमें कौन सी संक्रामक बीमारी है? तो है भैया ये डेंगू है, टाइफाइड है, कुकर खांसी है, स्कर्वी नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगा दिया इसमें। ठीक, ज़्यादा दिमाग लगा दिया भाई इसमें। 134 में भी है स्कर्वी। डेंगू है, टाइफाइड है, और कुकर खांसी है। टाइफाइड बुखार बोल सकते हैं। स्लीपद या पील पाम के कारण होता है? ये है सीलपद व पील पाम के कारण सूत्राव, फाइलेमेरिया कृमि या फिर चपटा कृमि। ए या बी? 35 में, 35 में ए है। स्लीपद या पील पाम सूत्राव फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। बीसीजी वैक्सीन
किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? बीसीजी, 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 पीलिया, है ना। 36 में यक्षमा है, यक्षमा, ट्यूबरक्लोसिस, 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 ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी वैक्सीन किसके लिए, किस प्रतिरक्षा के लिए, किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, यक्षमा। टीबी तो नहीं है, टीबी तो नहीं है भाई। ट्यूबरक्लोसिस टीबी को ही तो बोलते हैं। बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? यक्षमा। 136 में सी। 37 पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन है? पीसी, पीसी, पीसी कल्चर पक्षियों का, मछलियों का, कीटों का कर दो क्या है? 37 मछलियों का पीसी कल्चर, है ना। फिश, फिश से पीसी, फिश से पीसी। पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन है? मछली का। पीसी कल्चर, है ना, पीसी कल्चर यानी कि मछली, फिश, है ना, फिश, फिश, फिश से पीसी कल्चर, मछलियों का। पीसी कल्चर, पीसी यानी कि फिश, ठीक है ना, फिश, 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 फिश से पीसी, फिश से पीसी, मछलियों का। 37 में भी सही है। सही ये आया नहीं अपन पे, है ना, गलत कर दिया था ये अपन ने तो। पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन है? पीसी, जब पीसी से ऐसे याद कर लेते हैं, पीसी से फिश यानी कि पीसी फिश, मछलियों। फिर रेशम, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। 38 में भी। जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए केंचुओं का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग। 39 में ए सही है। जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए केंचुओं का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग। 39 के बाद में 40 कोयर, कोयर, कोयर सागौन से प्राप्त किया जाता है? नहीं, पता नहीं है। 40 में सी नारियल फाइबर से। कोयर, नारियल फाइबर से प्राप्त किया जाता है। कोयर, पता नहीं भाई। कोयर, है ना, नारियल फाइबर से प्राप्त किया जाता है। बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा है? विशाल तरंगों के पास बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, गतिज। 141 सही है, गतिज ऊर्जा। वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत में, जब सौर सेल। 42 में सी। फिर 43 बायोमास में शामिल नहीं है। गोबर है, लकड़ी है, धातुएं नहीं है ना, कृषि अपशिष्ट है, धातुएं नहीं है। 43 में धातुएं नहीं, सही है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात है। 44 में सी है, 3:1। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात है 3:1। 134 में व 144 में 3:1। पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया? ये 10% होना चाहिए यार इसमें। 45 में ओनली एक। 45 में भी
पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा कैद ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 1, 45 में 1। बायोमास बायोमास शब्द ज़्यादातर संदर्भित करता है? 46 में भी है, कार्बनिक पदार्थों को। बायोमास शब्द ज़्यादातर संदर्भित करता है कार्बनिक पदार्थों को। 46 में भी कार्बनिक पदार्थों को। पारिस्थितिक तंत्र, जीवमंडल की सबसे छोटी इकाई है स्थलमंडल। बायोस्फीयर करते हैं इसमें, बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल, सही है। देखते हैं अब इसमें क्या है। 47 में सी है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बायोस्फीयर की सबसे छोटी इकाई है। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल की सबसे छोटी इकाई है, जीवमंडल की। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है 1, जीवोम, है ना, जीवोम। देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर इसमें ये करते हैं क्लाइमेट, जीवोम करते हैं 48 में, जीवोम सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है जीवोम। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है। 49 में डी, गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है। कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है, डी, गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है, गुणसूत्र। मनुष्य में ऑटोसोम के 22 जोड़े होते हैं। 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 ठीक, मनुष्य में ऑटोसोम के 22 जोड़े होते हैं। कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है, गुणसूत्र। और ये है जीवोम। तो ये साइंस के थे भाई क्वेश्चन, है ना। चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। ये काम के हैं या आएंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं, ठीक। और पढ़ेंगे जब और मजबूत होगी। और ये साइंस लेकिन इतनी क्लियर नहीं हुई है, कम आती है अपन पे। और पढ़ेंगे तो और होगी। तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में। धन्यवाद।